अराजकता का व्याकरण। आप में से बहुतों ने यह नाम सुना होगा। यह अंबेडकर का भाषण है। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में ये भाषण दिया था। इस भाषण में अंबेडकर साहब ने भारत के लोकतांत्रिक भविष्य से संबंधित अपने सरोकारों को दोहराया था। वैसे तो हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में जो वैज्ञानिक, जो विचारक भविष्यवाणियाँ करते हैं, अगर उनकी भविष्यवाणियाँ थोड़ी बहुत भी सही होती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है, बहुत ज़्यादा तरजीह मिलती है। जैसे रघुराम राजन, भारतीय अर्थशास्त्री ने 2008 के जो आर्थिक संकट था उसके बारे में उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की थी वो सही साबित हुई, तो रघुराम राजन को बहुत महत्ता मिली। लेकिन मैं समझता हूँ कि अंबेडकर के इस भाषण को उतनी पहचान नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अंबेडकर की जो भविष्यवाणियाँ, जो सरोकार उन्होंने इस स्पीच में बताए हैं, उनसे आप भी मोर और लेस सहमत रहेंगे। इस स्पीच की लोकप्रियता के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि इसका हिंदी जो अनुवाद है वो आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। हमने प्रसिद्ध भाषणों की में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का भाषण है, उसे ही आज तक ज़्यादा पढ़ा और समझा है। इस स्पीच में अंबेडकर कुछ आधारभूत प्रश्नों का जवाब देते हैं, जैसे क्या भारत आज़ादी बचा पाएगा, क्या भारत में लोकतंत्र टिक पाएगा, और अगर भारत में लोकतंत्र टिक पाएगा तो उसमें वो क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हमें कैसे निवारण करना है। अंबेडकर शुरुआत इस बात से करते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो वो कहते हैं कि भारत, कोई भी संविधान है उसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छा है या बुरा है, वो डिपेंड करता है लोगों पर। अगर लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा है, और अगर लोग बुरे हैं तो भले ही संविधान कितना ही अच्छा हो वह टिक नहीं पाएगा। अंबेडकर के अनुसार संविधान की जो प्रकृति है वह लोगों की प्रकृति पर निर्भर करती है। संविधान सिर्फ राज्य के अंग प्रदान करता है। इन अंगों की कार्यप्रणाली कैसी होगी वो निर्भर करता है लोग कैसे हैं और राजनीतिक दल कैसे हैं, क्योंकि राजनीतिक दल वह महत्वपूर्ण टूल है जो लोकतंत्र को चलाता है या लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंबेडकर का मानना है कि अगर राजनीतिक दल अपनी आकांक्षा और अपने उपकरण और अपनी राजनीति गढ़ेंगे, ये तो स्वाभाविक है कि ये इसी पर दल, ये राजनीति टिकी हुई है। लेकिन अगर ये इस प्रोसेस में क्रांतिकारी तरीकों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो लोकतंत्र नहीं टिक पाएगा। जो उनकी मेजर थीम है इस भाषण की वो यही है कि क्रांतिकारी तरीके अगर अपनाए तो भारत का संविधान नहीं टिक पाएगा। उनका ये कहना कि जब संवैधानिक साधन उपलब्ध हैं तो क्रांतिकारी तरीके अपनाने का कोई अर्थ नहीं है। पहला प्रश्न जिसे अंबेडकर रेस्पॉन्स करते हैं वो है कि क्या भारत अपनी स्वतंत्रता बचाए रख पाएगा। अंबेडकर कहते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि भारत गुलाम हुआ है, और भारत गुलाम अपने ही लोगों के राजद्रोह से हुआ, यानी जिन्होंने दुश्मन को आमंत्रित किया, जिन्होंने दुश्मन को सहयोग किया। बहुत सारे एग्जाम्पल वो उसमें काउंट करवाते हैं कि जैसे मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहर के युद्ध में, जो दाहर के मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से घूस ले ली थी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के संघर्ष में जयचंद ने पृथ्वीराज को आमंत्रित किया था, जबकि मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था जबकि वह पृथ्वीराज को सहायता का वचन दे चुके थे। शिवाजी जब लड़ रहे थे तब मराठा नोबलमैन और राजपूत अंग्रेज़ों की तरफ थे, और अंग्रेज़ों और सिखों के गुलाब सिंह का जो युद्ध है उसमें भी गुलाब सिंह का जो कमांडर है वह चुपचाप बैठा रहा था। तो ये बहुत से एग्जाम्पल वो बताते हैं कि क्यों हम गुलाम हुए थे। लेकिन क्या यह इतिहास दोहराया जाएगा, क्या भारत यह इतिहास दोहराएगा? इस पर अंबेडकर कहते हैं कि पहले कास्ट और क्रीड दो दुश्मन थे, अब एक नया दुश्मन पैदा हो गया है, राजनीतिक दल।
यह निर्भर यह करता है कि लोग कास्ट को राष्ट्र से ज़्यादा तरजीह देंगे, ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक दलों ने क्रीड को देश से ज़्यादा तरजीह देना स्टार्ट कर दिया तो भारत स्थायी रूप से गुलाम हो जाएगा। ये अंबेडकर भविष्यवाणी करते हैं कि हमें राष्ट्र को ज़्यादा महत्ता देनी है बजाय कास्ट एंड क्रीड के। अगर हम इन एंटिटीज़ को, इन वेरिएबल्स को अगर हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो देश स्थायी रूप से गुलाम हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो वो करते हैं और उसका जवाब देते हैं वो है कि क्या भारत में लोकतांत्रिक संविधान टिक पाएगा। अंबेडकर कहते हैं कि लोकतंत्र भारत के लिए नया नहीं है या नया नहीं है। भारत में पहले भी जो बुद्धिस्ट टाइम में रिपब्लिक, बुद्धिस्ट पॉलिटी, और उससे पहले भी महाजनपदों में भी रिपब्लिक पॉलिटी थी, लेकिन यह संविधान तभी टिक पाएगा जब हम निम्नलिखित कार्य करते हैं। अंबेडकर उन कार्यों की सूची देते हैं। जो ग्रामर ऑफ अनार्की है उसका अर्थ यही है कि संवैधानिक साधन जब उपलब्ध हैं तो हम क्रांतिकारी साधनों को नहीं अपनाएंगे। तो अंबेडकर संवैधानिक तरीकों के इस्तेमाल की वकालत करते हैं और इवन हड़ताल, नागरिक अवज्ञा, सत्याग्रह तथा खूनी रास्तों के त्याग का आह्वान करते हैं कि हमें ये रास्ते नहीं अपनाने हैं। गैर संवैधानिक तरीकों अपनाने का सवाल ही नहीं है अगर संवैधानिक साधन उपलब्ध हैं। इसके साथ ही अंबेडकर ये कहते हैं कि जे.एस. मिल ने जिस सजगता की बात की है उस सजगता को हमें अपनाना है। जे.एस. मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता को किसी महान पुरुष के कदमों में नहीं रखनी है और ना ही उसे इतना शक्तिशाली बनाना है कि वह संस्थाओं को सबवर्ट करना शुरू कर दे। यानी कोई भी स्वतंत्रता को से हमें समझौता नहीं करना है और ना ही किसी महान पुरुष को, तथाकथित महान पुरुष को इतना महान बनाना है कि वह संस्थाओं को ही अंडरमाइन करना शुरू कर दे। ये जे.एस. मिल ने चेतावनी दी थी। अंबेडकर उस चेतावनी से सहमत हैं। अंबेडकर कहते हैं कि डैनियल ओ'कॉनेल ने जैसे कहा कि कोई पुरुष महान नहीं बन सकता स्वाभिमान की शर्त पे, यानी स्वाभिमान को तिलांजलि देकर के कोई पुरुष महान नहीं बन सकता, वैसे ही सील को तिलांजलि देकर कोई महिला महान नहीं बन सकती। उसी प्रकार से राष्ट्र महान नहीं बन सकता स्वतंत्रता की शर्त पर, यानी स्वतंत्रता को तिलांजलि देकर कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता। यह सावचेती अंबेडकर कहते हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत पर ज़्यादा लागू होती है। कौन सी सावचेती? स्वतंत्रता को बचाने की। क्योंकि भारत में भक्ति, समर्पण और जो हीरो वर्शिप है, नायक पूजा का भाव है, यह अन्य देशों से अधिक है। यह हमने हाल ही के वर्षों में देखा होगा, या विभिन्न राजनीतिक दलों की जो संस्कृति है या विभिन्न जो बाबा कल्चर है, भले ही बॉलीवुड की हो या किसी धार्मिक संगठन की हो, उनमें हम देखते हैं कि नायक पूजा का अहम रोल है। तो ये जो नायक पूजा है उसको अंबेडकर स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते हैं। अंबेडकर कहते हैं कि धर्म में नायक पूजा से भले ही मोक्ष की प्राप्ति हो, लेकिन राजनीति में नायक पूजा सिवाय पतन और निरंकुशता के कुछ भी नहीं है। यह पतन और निरंकुशता की ओर ले जाता है। इसके साथ ही अंबेडकर ये कहते हैं कि हमें राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित नहीं रहना है। आज हम एक ऐसी लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं कि जहां वन मैन वन वोट आधारित हमारी पॉलिटी होगी, जिसमें राजनीतिक स्वतंत्रता होगी, लेकिन सामाजिक स्तर पर जब तक हम लोकतंत्र को नहीं लाएंगे तब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये जो त्रय है इसको हासिल करना जरूरी है। और ये भी कहते हैं कि ये त्रय आपस में इतना जुड़ा हुआ है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम तो दो को अचीव करेंगे तीसरे को नहीं करेंगे। कि अगर इक्वालिटी है और लिबर्टी नहीं है तो कोई नया काम नहीं हो सकता, यानी इनिशिएटिव है वो प्रभावित होंगे। अगर लिबर्टी है और इक्वालिटी नहीं है तो क्या होगा कि कुछ एक लोगों का शासन होगा, यानी कुछ एक लोगों को ज़्यादा महत्ता मिलेगी। और इक्वालिटी है, लिबर्टी है और अगर फ्रेटर्निटी नहीं है तो आप यूँ समझिए
कि हर मोड़ पर हमें कॉन्स्टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी जब तक हम फ्रेटर्निटी नहीं है, यानी हम अपने जो सह नागरिक हैं उनको भाई नहीं मानते, भ्रातृत्व की भावना नहीं है, सबको समान नहीं मानते, इक्वल नहीं मानते, उनको महत्ता नहीं देते, तब तक इक्वालिटी एंड लिबर्टी के लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर सकते। तो अम्बेडकर ने फ्रेटर्निटी को भी इतना महत्वपूर्ण माना कि इसके बिना इक्वालिटी और लिबर्टी सर्वाइव नहीं कर सकते। अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि फ्रेटर्निटी को हासिल करना इतना आसान काम नहीं है, इवन अमेरिका में भी इसे अचीव करना मुश्किल था। जेम्स ब्राइस कहते हैं कि अमेरिका के लिए भी ये मुश्किल रहा, जबकि अम्बेडकर कहते हैं कि भारतीय लोगों के भारत के लिए तो और भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जाति है और हमें पता है कि कास्ट है वो एंटी नेशनल है। कास्ट एंटी नेशनल कैसे है? इसके को एग्जाम्पल से ये समझाते हैं अम्बेडकर कि किस प्रकार से भारत में ये मुश्किल है कि जब बात आई संविधान में पीपल ऑफ इंडिया पदबंध का यूज करें या द इंडियन नेशन पदबंध का इस्तेमाल करें, तो लोगों ने कहा कि या जो ये मानकर चल रहे थे कि भारत एक राष्ट्र है, वो द इंडियन नेशन पदबंध का इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन अम्बेडकर ने कहा कि यह हमारी भूल होगी कि हम एक राष्ट्र हैं, क्योंकि कोई भी राष्ट्र ऐसा जो 1000 जातियों में बंटा हो वह राष्ट्र नहीं हो सकता। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हैं और हम राष्ट्र बनने के लिए जो ज़रूरी है वो करेंगे, लेकिन राष्ट्र तभी बन सकता है जब वहाँ भ्रातृत्व की भावना का विकास होगा। बिना भ्रातृत्व की भावना के स्वतंत्रता और समानता महज एक रंगीन आवरण है, एक कोट ऑफ पेंट है। तो अम्बेडकर का कहने का मतलब कि जाति है वह विभाजनकारी है। जब जाति ने देश की जो जनता है उसको सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर इस कदर बांट रखा है, तो हमारा ये कहना कि हम राष्ट्र हैं, क्योंकि राष्ट्र एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक इकाई है। स्पीच के अंत में अम्बेडकर कहते हैं कि मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता। यद्यपि स्वतंत्रता बड़े आनंद की वस्तु है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्वतंत्रता ने हमारे पर बहुत जिम्मेदारियां लाद दी हैं। स्वतंत्रता से पहले हम कोई भी समस्या के लिए ब्रिटिशर्स को एक्यूज़ कर देते थे, लेकिन अब ये जो ब्रिटिशर्स को एक्यूज़ करने वाला बहाना है यह भी हमारे हाथ से चला गया। अगर चीज़ें खराब होती हैं तो उसके लिए स्वयं हम जिम्मेदार होंगे। और इनकी एक संभावना भी उन्होंने बताई कि वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है, लोग नई नई आइडियोलॉजी से मूव हो रहे हैं और हमें इस प्रकार में भारत की स्वतंत्रता को बचाने में जो भी बाधा आती है उस बाधा को दूर करने में हमें कतई परहेज नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम देश की स्वतंत्रता को बचा सकते हैं, देश को। दिस इज़ द ओनली वे टू सर्व द कंट्री आई नो ऑफ नो बेटर। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। थैंक यू। ये थे अम्बेडकर का प्रसिद्ध स्पीच। धन्यवाद।